नमस्कार दोस्तों, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की इस विशेष पत्रकार वार्ता में आप सबका स्वागत है। जैसा आप जानते हैं, देश अब कोरोना संक्रमण के मामले में दुनिया में दूसरे पायदान पर खड़ा है। एक पुरानी कहावत है, रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था। वैसे ही देश कोरोना की गर्त में जा रहा और मोदी जी मोर को दाना चुगा रहे। 24 मार्च 2020 को मोदी जी ने कहा था, एंड आई कोट, महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था, कोरोना से युद्ध जीतने में 21 दिन लगेंगे। 166 दिन बाद भी समूचे देश में कोरोना महामारी की महाभारत छिड़ी है। लोग मर रहे हैं, पर मोदी जी मोर को दाना खिलाने में व्यस्त हैं। कोरोना से युद्ध तो जारी है, पर सेनापति नदारद है। कोरोना से लड़ाई में मोदी सरकार पूरी तरह निकम्मी व नाकारा साबित हुई है। महामारी की विभीषिका में भाजपा ने देश के लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया है। दोस्तों, भारत आज दुनिया की कोरोना कैपिटल बन गया है। आज समूचे देश में, जैसा मैंने कहा, कोरोना महामारी के संक्रमण में भारत दुनिया में अब दूसरे स्थान पर है। पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना संक्रमण के 90,802 केस आए हैं। अमेरिका व ब्राजील में इसके आधे केस भी नहीं, और दुनिया के बाकी देशों में 24 घंटे में 10,000 कोरोना केसों का इजाफा भी नहीं। कोरोना से जुड़े 6 महत्वपूर्ण तथ्य जानिए। पहला, प्रतिदिन कुल कोरोना संक्रमण में दुनिया में भारत अब पहले पायदान पर है, 90,802 केसेस के साथ। दूसरा, प्रतिदिन कोरोना मृत्यु दर में दुनिया में भारत पहले नंबर पर है, 1065 से 1016 डेली होती हुई मौतों के साथ। नंबर 3, कोरोना संक्रमण डबल होने की दर में दुनिया में भारत पहले नंबर पर है, 29 दिन में 20 लाख से 40 लाख संक्रमण। चौथा, कुल कोरोना संक्रमित मामलों में भारत दुनिया में दूसरे पायदान पर है, 42,04,614 संक्रमण। पांचवा, सक्रिय कोरोना संक्रमण मामलों में दुनिया में भारत दूसरे नंबर पर है, 8,82,542 संक्रमण। कोरोना से हुई कुल मौतों में दुनिया में भारत तीसरे नंबर पर है, 71,642 मौतें। देश में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण का सच भी जानिए। नंबर 1, 0 से 1 लाख कोरोना केसेस का संक्रमण पहुंचा 110 दिन में। 1 लाख से 10 लाख तक कोरोना संक्रमण पहुंचा 59 दिन में। 10 लाख से 20 लाख कोरोना संक्रमण पहुंचा 21 दिन में। 20 लाख से 30 लाख कोरोना संक्रमण पहुंचा 16 दिन में, और 30 लाख से 40 लाख कोरोना संक्रमण पहुंचा मात्र 13 दिन में। यानी पिछले 29 दिन में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर डबल हो गए, 20 लाख से बढ़कर 40 लाख। विशेषज्ञों के मुताबिक आने वाले दिनों में कोरोना संक्रमण की स्थिति और भी खतरनाक।
विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना संक्रमण की रफ्तार अगर यही रही तो नंबर 1, 30 नवंबर तक कुल कोरोना संक्रमण के मामले 1 करोड़ हो सकते हैं। 30 दिसंबर तक कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर 1 करोड़ 40 लाख हो सकते हैं। और चौंकिए मत, कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या, जाने वाली बहुमूल्य जानों की संख्या बढ़कर 1,75,000 हो सकती है। किसी भी सरकार के लिए यह अपने आप में चौंकाने वाली बात है, परंतु घोर नाकामी व निकम्मेपन को बयां करती कोरोना क्रोनोलॉजी भी देख लीजिए, क्योंकि वो आवश्यक है। कांग्रेस पार्टी व श्री राहुल गांधी ने 12 फरवरी 2020 से लगातार कोरोना महामारी के संकट के बारे बताया तथा सरकार को चेताया, पर सरकार ने इस सारी चेतावनी को बार बार दरकिनार कर मजाक में उड़ाया। 8 बिंदुओं की क्रोनोलॉजी इस सरकार के फेलियर को उजागर करती है। पहला बिंदु और तारीख 12 फरवरी 2020। मोदी सरकार ने कहा कि कोरोना चिंता का विषय नहीं। श्री राहुल गांधी जी की 12 फरवरी की चेतावनी को सिरे से दरकिनार किया। दूसरा बिंदु 24 फरवरी 2020, 1 लाख लोगों की भीड़ जमा कर कोरोना महामारी के बीचों बीच नमस्ते ट्रंप का आयोजन किया। नंबर 3, 2 से 5 मार्च, तीसरा बिंदु 2 से 5 मार्च 2020, कोरोना बारे 5 मार्च को श्री राहुल गांधी जी की चेतावनी को एक बार फिर सिरे से खारिज करते हुए देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, चिंता की कोई जरूरत नहीं। उन्होंने ये भी कहा, मास्क लगाइए या ना लगाइए आपकी मर्जी है। चौथा बिंदु क्रोनोलॉजी का 24 मार्च 2020 सुबह खरीद फरोख्त से कांग्रेस की मध्य प्रदेश की सरकार गिराई। रात को 8 बजे 3 घंटे के नोटिस पर देशबंदी यानी सर्वव्यापी लॉकडाउन लागू कर दिया। पांचवां बिंदु 25 अप्रैल 2020 नीति आयोग के सदस्य व मोदी सरकार की कोरोना मैनेजमेंट कमेटी के प्रमुख श्री वी के पॉल ने एक रिपोर्ट देकर कहा कि 15 मई 2020 के बाद भारत में नए कोरोना केस आएंगे ही नहीं। छठा बिंदु 4 मई 2020 स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता व ज्वाइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने एक ऑफिशियल प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि कोरोना की कर्व अब फ्लैट यानी शिथिल पड़ गई है, अब बढ़ोतरी नहीं होगी। सातवां बिंदु 27 जून 2020 मोदी जी ने राष्ट्र के नाम संदेश में कहा कि भारत में बढ़ते कोरोना को लेकर जो आशंका जताई थी वह बिल्कुल गलत है। यह भी कहा कि भारत की स्थिति दुनिया के सब देशों से बेहतर है। और परिणाम 7वें बिंदु में 6 सितंबर और 7 सितंबर 2020 भारत कुल कोरोना संक्रमण में अब दुनिया में दूसरे नंबर पर है। प्रतिदिन कोरोना संक्रमण में दुनिया में पहले पायदान पर है। प्रतिदिन कोरोना से होने वाली मौतों में दुनिया में पहले पायदान पर है। और सरकार को ना जानकारी है, ना समझ और ना रास्ता। दोस्तों, मोदी जी के फेल नेतृत्व, विफल देशबंदी यानी लॉकडाउन तथा बद इंतजामी की तुगलकी दास्तां देखिए। बगैर सोचे, बगैर समझे, बगैर विचार विमर्श के मात्र 3 घंटे के नोटिस पर किए गए मोदी जी के 24 मार्च 2020 के लॉकडाउन ने
न तो कोरोना महामारी रुकी, बल्कि उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था व लोगों की रोजगार रोटी की कमर पूरी तरह से तोड़ डाली है। देश के इतिहास में, कृपया नोट करिए, देश के इतिहास में नेतृत्व की विफलता का यह सबसे बड़ा तुगलकी उदाहरण गिना जाएगा। मोदी जी के कमर तोड़ लॉकडाउन तथा दर्जनों तुगलकी आदेशों के 10 नतीजे, 10 प्रभाव देश पर जो हुए हैं वो देखिए। पहला, भूखे प्यासे करोड़ों मजदूर सैकड़ों किलोमीटर, हजारों किलोमीटर पैदल चले और घर वापसी को मजबूर हो गए। 150 मजदूर भाइयों की जान चली गई। दूसरा, संघीय ढांचे को तार तार करते हुए देशबंदी यानी लॉकडाउन से पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसी प्रांत के मुख्यमंत्री से राय नहीं ली। देश के इतिहास में एक व्यक्ति की मनमानी वाला यह सबसे बड़ा निर्णय है। तीसरा, विशेषज्ञों व कांग्रेस के बार बार अनुरोध के बावजूद टेस्ट, ट्रेस, आइसोलेट की नीति से कोरोना संक्रमण नहीं रोका गया। जब टेस्ट बढ़ाने की आवश्यकता थी तो ऐसा नहीं किया गया। लॉकडाउन के दौरान भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के माध्यम से संक्रमण रोकने की कोई कोशिश नहीं की गई। चौथा, दुनिया में भारत अकेला ऐसा देश है जहां 4 बार लॉकडाउन का भी इस्तेमाल सरकार कोरोना पर नियंत्रण पाने में नहीं कर पाई। उल्टा लॉकडाउन खुलते ही संक्रमण और मृत्यु दर दोनों की संख्या कई गुना बढ़ गई। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? पांचवा, ताली और थाली बजवाकर और दिए जलवाकर टेलीविजन पर मशहूरी तो बहुत कमाई, परंतु महामारी रोकने, संक्रमण पर नियंत्रण करने, संक्रमण के फैलाव पर अंकुश लगाने तथा डूबी अर्थव्यवस्था बारे कुछ नहीं किया। छठा, कोरोना से जमीन पर लड़ाई प्रांतीय सरकारें लड़ रही हैं। उनकी मदद तो दूर, भारत सरकार ने प्रांतों को जीएसटी का उनका हिस्सा तक देने से इनकार कर दिया। सातवां प्रभाव, मोदी सरकार ने पहले तो प्रांतों की राय के बगैर देशबंदी यानी लॉकडाउन किया, फिर उसे 3 बार बढ़ाया, अब 4 बार अनलॉक के आदेश निकाल दिए, परंतु संक्रमण रोकने, मृत्यु दर रोकने, खोते रोजगार तथा डूबती अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण पाने बारे आज तक कोई नीति नहीं बनाई गई। आठवां प्रभाव, आर्थिक पीड़ा, डूबे व्यवसाय, टूटती ईएमआई व बर्खास्त नौकरियों से जूझ रहे लोगों से मोदी सरकार ने अपना पल्ला झाड़ लिया और पूरा इल्जाम भगवान के सर पर मंड दिया। 9वां प्रभाव, कोरोना संक्रमण अब छोटे शहरों, कस्बों और देश के 7.5 लाख से अधिक गांव तक पहुंच गया है, पर मोदी सरकार बेखबर है। यह इसलिए खतरनाक है साथियों, क्योंकि देश की 65% आबादी आज भी ग्रामीण अंचल में रहती है, पर देश के केवल 35% अस्पताल बेड और 20% डॉक्टर साहिबान ही ग्रामीण अंचल में पोस्टेड हैं या उपलब्ध हैं। और 10वां प्रभाव, अधिकतर विशेषज्ञों के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमण की सेकेंड वेव यानी दूसरी लहर चल रही है। कुछ विशेषज्ञों के मुताबिक कम्युनिटी ट्रांसमिशन यानी सामुदायिक प्रसार शुरू हो चुका है, परंतु सरकार को या तो इस बारे जानकारी नहीं या फिर समझ नहीं।
हमारी मांग है कि प्रधानमंत्री जवाब दें। नेतृत्व की इस विफलता का मोदी जी देश को जवाब दें। देश को बताएं कि कोरोना पर नियंत्रण कैसे पाया जाएगा, कोरोना संक्रमण की विस्फोटक स्थिति कैसे काबू करेंगे, संक्रमण को करोड़ों की संख्या में बढ़ने से कैसे रोकेंगे, कोरोना से हो रही बेइंतहाशा मौतों पर कैसे नियंत्रण होगा। ये किसी साथी का टेलीफोन है, मुझे लगता है अगर आप बंद कर लें, कि मेरा फोन तो बंद। दोबारा मैं कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जवाब दें। नेतृत्व की इस विफलता का मोदी जी जवाब दें। देश को बताएं कि कोरोना पर नियंत्रण कैसे पाया जाएगा, कोरोना संक्रमण की विस्फोटक स्थिति पर कैसे काबू पाएंगे, कोरोना संक्रमण को करोड़ों में बढ़ने से कैसे रोकेंगे, कोरोना से हो रही बेइंतहाशा मौतों पर कैसे नियंत्रण होगा, डूबती अर्थव्यवस्था को कैसे उबारेंगे। क्या कोई हल है या फिर भगवान को इल्जाम देते रहेंगे? कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत है। धन्यवाद सर। पहले सुओ मोटर से प्रश्न लेते हैं। वीडियो बाद में प्ले करें प्रश्न के लिए। हाँ सॉरी, माफ कीजिए, एक वीडियो है छोटा सा, भारतीय जनता पार्टी की कोरोना को लेकर क्या रवैया है, इसको लेकर हमने एक वीडियो बनाया है जो हम भेज रहे हैं। केवल 1.5 मिनट का है वो। अब मैं अनुरोध करूंगा कि उसे चला दिया जाए और फिर हम आपके प्रश्न लेंगे। एक और कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार के नेता और मंत्री भगवान भरोसे बैठे हैं। देखिए जरा। कोरोना जैसा बहुत जगह पर चमक रहा है तारा, लेकिन एक दिन मैं बजा दूंगा कोरोना के 12। और अपने पेट जनित बीमारियों से मुक्ति पा ली तो न उसे ब्लड प्रेशर होने वाला है, न उसको हार्ट अटैक होने वाला है, न उसको किडनी फेलियर होने वाला है, न उसका लीवर खराब होने वाला है, और न ही उसको किसी प्रकार की किसी कोरोना वायरस के चपेटे में आने की आवश्यकता ही पड़ेगी। वो अपने आप को स्वस्थ और सुंदर बनाए रखने में सफल होगा और ये कोरोना का हमारे देशों पे असर नहीं होगा। हवन करे देश का, ये संसद भी सारे अपने क्षेत्र में हवन कराएं, कोई कोरोना किसी को प्रभावित नहीं कर सकता है। सब लोग धूप अगर सेकते हैं तो उससे एक लाभ भी होगा और साथ साथ ऐसे वायरस समाप्त होते हैं। भाभी जी पापड़ नाम से एक पापड़ निर्माता ने एक ऐसा ब्रांड निकाला है जिससे कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो एंटीबॉडी डेवलप होने के लिए जो साधन है, खाने के माध्यम से बॉडी में जाएंगे और कोरोना वायरस की लड़ाई में ये पापड़ मददगार साबित होगा। नहाने के बाद अगर 2 चम्मच गोमूत्र को खाली पेट ले लिया जाए तो शरीर के अंदर विषाणु का नाश होता है। कोरोना ही नहीं, हर प्रकार के जो दुष्प्रभाव होते विषाणु के, उससे बचने का आयुर्वेदिक पक्ष है। एक और इसी तरह की बात फैली कि गोमूत्र पीने से कोरोना ठीक होता है, और बीजेपी के कार्यकर्ता ने जोरा बागान में तैनात एक सिपाही को जबरदस्ती गोमूत्र पिला दिया। अफवाह फैला रहा था, इस बात को फैला रहा था कि गोमूत्र पीने से कोरोना ठीक हो जाता है। BJP MLA in the Assam left the state assembly in shock with his remedy. She said, Gomutra and gobar, that is cow dung and urine, may cure the virus. গোটেই 5 কিলোমিটাৰ 10 কিলোমিটাৰ অঞ্চল মানে ধোৱাটোৱে পবিত্ৰ কৰি দিয়ে। মই ভাবো যে কৰোনা ভাইৰাছটো এনেকুৱা ধৰণৰ আমি যদি প্ৰয়োগ কৰো নিশ্চয় উপকৃত হ'ব। देखिए, कोरोना वायरस के बारे में मैं आप सबसे, मेरे जितने भी मीडिया के लोग हैं यहाँ पर, आप सबसे ये कहूँगा कि इसका डर मत करना। इससे ज्यादा लोग इन्फ्लुएंजा से मरते हैं। जैसे ही
कोरोना के बारे में भारत सरकार ने सुना था, चीन के बारे में प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी बहुत चिंतित थे और तैयारी हम लोगों ने पहले से कर ली थी। इसीलिए अब तक हिंदुस्तान में एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई है, तैयारी पूरी है, हम एक भी जीवन की क्षति नहीं होने देंगे। परंतु ये कोरोना वायरस जो हुआ है वो हुआ कैसे? नॉन वेज के कारण, उनको तो होगा ही वायरस। तो मैं आज सबसे फिर कहना चाहता हूं कि आप इम्यूनिटी की दवा खाने की बजाय आप खाते रहिए, मैं मना नहीं करता, लेकिन अगर जिस हिसाब से आप बाहर निकलोगे, बाहर धूप में जाओगे, बारिश में जाओगे, तो आपकी इम्यूनिटी उतनी ही मजबूत होगी और कोरोना आपको दूर दूर तक भी कहीं नहीं छुएगा। कोरोना गो, कोरोना गो, कोरोना गो, कोरोना गो, कोरोना गो, गो कोरोना, गो कोरोना, गो कोरोना, कोरोना गो, कोरोना गो, कोरोना गो, कोरोना गो। धन्यवाद जॉन। तो हम आपके सवाल लेंगे, पर आपने ये देखा कि अंधविश्वास और अनसाइंटिफिक बातों से पूरे देश को दिग्भ्रमित किया गया। जब देश अब कोरोना की प्रतिदिन संक्रमण और मौत के मामले में दुनिया में पहले पायदान पर है और कुल संक्रमण में अब दूसरे पायदान पर है। अब हम आपके प्रश्न लेंगे। सैयद, आपका प्रश्न सुओ मोटो पर है जी, पूछिए। मेरा सवाल ये, प्रणाम साहब। रणदीप जी, मेरा सवाल ये है कि पहले पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया, अब अनलॉक करके मेट्रो तक खोली जा रही है। जो मजदूर या जो डेली वेजर्स दिल्ली से या मेट्रो से वापस गए थे अपने गांव, वापस लौट रहे हैं, वो भी एक बड़ी वजह बन रही है कोरोना वायरस के संक्रमण में। इसको लेकर कोई आप लोग रणनीति बना रहे हैं कि अपने स्टेट्स में जो कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स में उसको किस तरह इसको रोका जाए? आदरणीय मित्र, मोदी जी के विफल नेतृत्व के कारण ही पूरी दुनिया में पहले पायदान पर कोरोना संक्रमण के प्रतिदिन होते मामलों और मौत में आज देश खड़ा है और कुल संक्रमण में दूसरे पायदान पर खड़ा है और पहले पायदान की तरफ बढ़ रहा है। ये गंभीर चिंता का विषय है। मोदी सरकार के पास न नीति है, न सोच है, न दृष्टि है, न रास्ता है। ये सरकार आइडियाज की बैंक करप्सी से भरी हुई है। जैसा आपने इनके समेत हिंदुस्तान के MOS हेल्थ यानी स्वास्थ्य राज्य मंत्री, भारत सरकार के मंत्रियों, सांसदों, भाजपाई विधायकों के नायाब नुस्खों से और कोरोना से बचने के तौर तरीकों से आपने देखा। एक गंभीर प्रश्न आपने उठाया है। विशेषज्ञ पूरी दुनिया में, लैंसेट जो सबसे बड़ा साइंटिफिक ग्रुप है उसके समेत, और अब WHO भी एरोसोल इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं। एरोसोल इन्फेक्शन रीसर्कुलेटेड एयर से होता है या एक ही कमरे में सांस लेने से भी होता है। क्या मोदी जी देश को बताएंगे कि एरोसोल से होने वाले कोरोना इन्फेक्शन की बात सही है या गलत है? क्योंकि दुनिया के कई देशों में एरोसोल इन्फेक्शन यानी सांस से निकले हुए जीवाणुओं से होने वाले इन्फेक्शन की बात की पुष्टि की गई है। अगर ऐसा है तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से कोरोना संक्रमण बढ़ने का खतरा है, परंतु इस बारे में कोई भी स्पष्टीकरण हम नहीं कर सकते। ये सरकार को करना चाहिए ताकि लोग यथासंभव उपाय कर सके। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अगला प्रश्न राकेश कपूर जी का है। जी नमस्कार सुरजेवाला जी। नमस्कार कपूर साहब। अच्छा, मेरा सवाल यह है कि नंबर 1, जो ये कोरोना का संक्रमण हम 538 केसों से और आज 50 लाख की तरफ दौड़ रहा है, इस सरकार की दृष्टि वैज्ञानिक सोच तो है नहीं,
गैर वैज्ञानिक सोच के साथ ये बढ़ा है, और जिस प्रकार से केरल ने इस पर नियंत्रण किया, क्या वही उदाहरण दूसरे राज्यों और पूरे देश में लागू नहीं किया जाना चाहिए? नमस्कार कपूर साहब, आपको याद होगा कांग्रेस पार्टी फरवरी से ही, श्री राहुल गांधी जी फरवरी से ही बार बार, शायद 1 दर्जन बार संसद के अंदर और संसद के बाहर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से और प्रेस को मुखातिब होते हुए कोरोना महामारी के संक्रमण की चेतावनी सरकार को दे चुके। जिस प्रकार से ये संक्रमण बढ़ा है, इसको केवल टेस्ट, ट्रेस, क्वारंटाइन, ट्रीट, यही एक मेथोडोलॉजी थी, पर 4 बार आपने देशबंदी की, एक के बाद एक। उस देशबंदी का फायदा उठाकर, जैसा मैंने बताया, आपने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की ही नहीं। मोदी जी ने फरवरी में जब ये संक्रमण के बारे में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी वार्निंग दे दी थी, तो उस समय ना एयरपोर्ट्स बंद किए, ना टेम्परेरी लॉकडाउन किया। कारण था कि उन्हें 24 फरवरी को नमस्ते ट्रंप करना था, और मोदी जी इसको बार बार डिले करते रहे, क्योंकि उन्हें खरीद फरोख्त से मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार गिराना देश के लोगों को संक्रमण से बचाने और लोगों की जान बचाने से भी बड़ा था। गैर वैज्ञानिक सोच, गैर व्यावहारिक सोच, जादुई नुस्खे और अजीबोगरीब बयानात, उसने देश के लोगों को कोरोना संक्रमण से बचने के लिए और ज्यादा असमंजस में डाल दिया। इसीलिए हमने कहा है कि मोदी जी के नेतृत्व का फेलियर ही देश में मौजूदा कोरोना संक्रमण के लिए जिम्मेवार है, और भविष्यों के जो 6 प्रश्न हमने रखे हैं भविष्य के, उनका जवाब देश को सामने आकर प्रधानमंत्री मोदी जी को देना चाहिए और भविष्य का रोड मैप बताना चाहिए। धन्यवाद जी। सुरजेवाला जी, एक सप्लीमेंट्री इस पर है मेरा। सप्लीमेंट्री ये है कि क्या जिस प्रकार से केरल सरकार ने वैज्ञानिक सोच लागू करके कोरोना पर नियंत्रण किया, क्या वैसा ही पूरे देश में, पूरे देश की सरकार को और खास तौर से भारत की सरकार, क्या वो उदाहरण नहीं अपनाना चाहिए था? माफ कीजिए अगर कोई आवाज आ जाए, मैं अपने गांव के घर में हूँ आजकल इन दिनों, तो कोई आपकी आवाज कपूर साहब बिल्कुल ठीक आ रही है। देखिए, वैज्ञानिक सोच किसी भी सरकार की रही हो, उसे पूरे देश में अपनाने की आवश्यकता है। याद करिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब इस देश का निर्माण की नींव रखी, तो साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक सोच इस देश की नींव की पहली ईंट थी। दुर्भाग्य से आज 73 साल बाद वैज्ञानिक सोच और सही बात को प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी सरकार ने कूड़े की टोकरी में फेंक दिया है। मैं मानता हूं कि वन साइज फिट्स ऑल नहीं होता, परंतु साइंटिफिक टेम्पर से, सही सोच और तरीके से, दूरदृष्टि से ही कोरोना से लड़ा जाएगा। धन्यवाद। अगला प्रश्न। धन्यवाद सर। अगला सवाल संजय मिश्रा जी, दैनिक जागरण से। संजय जी पूछिए। नमस्कार मिश्रा जी। नमस्कार मिश्रा जी, पूछिए। जी नमस्कार, आवाज आ रही है मेरी? हाँ संजय भाई, आ रही है। पिछले 2 महीने से सरकार ने कोरोना के संबंध में जो सरकार के प्रबंधन की जो रणनीति है, वो एक तरह से छोड़ दी है सरकार ने। ना कोरोना के अपडेट्स के बारे में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, ना बताया जाता है। राज्यों को संसाधन नहीं दिए जा रहे हैं लड़ाई लड़ने के लिए। जीएसटी का हिस्सा तो दूर, कोरोना के लड़ने के लिए भी जो रकम होनी चाहिए राज्यों को, वो नहीं मिल रही है। तो सरकार ने एक तरह से ये छोड़ दिया है इस मामले को। ऐसे में आपकी जो चिंता है, वो उसको सरकार कितनी गंभीरता से ले, जब खुद छोड़ दिया? आदरणीय मित्र,
मोदी जी के फेल नेतृत्व के कारण आज कोरोना महामारी इस पायदान पर देश में आ खड़ी हुई है कि भारत कोरोना कैपिटल बन गया है दुनिया की। इसके लिए सीधे सीधे प्रधानमंत्री, उनकी गैर वैज्ञानिक सोच, उनकी सरकार की उदासीनता और देश के 130 करोड़ लोगों को अपने हाल बेहाल छोड़ना है। सच्चाई ये है कि मोदी जी ने कोरोना को छोड़कर, प्रधानमंत्री पद छोड़कर परिधान मंत्री पद अपना लिया है। 3-3 बार कपड़े बदलकर मोरों को दाना खिलाते हुए फोटो खिंचवाना कोरोना संक्रमण से लड़ने से बड़ा बन गया है। जैसे हमने पहले भी कहा कि मोदी जी का विजन केवल टेलीविजन है और उससे अधिक कुछ नहीं। कोरोना संक्रमण से कैसे लड़ा जाएगा? अब भविष्य में कोरोना कैपिटल जो दुनिया की भारत बन गया है, आप इसको रोकेंगे कैसे? कोरोना संक्रमण को करोड़ों में बढ़ने से कैसे रोकेंगे? कोरोना संक्रमण से होने वाली लाखों संभावित मौतों पर रोकथाम कैसे करेंगे? डूबती अर्थव्यवस्था को कैसे उबारेंगे? इनमें से किसी प्रश्न का जवाब प्रधानमंत्री नहीं दे रहे। हमारी ये मांग है कि देश के 130 करोड़ लोग मोदी जी से नेतृत्व की अपेक्षा करते हैं। केवल भगवान के सर इल्जाम मंडकर वो अपनी जिम्मेवारी से भाग खड़े हुए हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अगला सवाल एनडीटीवी से उमाशंकर जी। प्लीज पूछिए। नमस्कार उमाशंकर जी। नमस्कार उमाशंकर जी, क्या आपको आवाज आ रही है? है तो सही सर, पर वो वीडियो भी ऑफ है उनको और म्यूट है। हाँ, एक मिनट, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है जी। यस उमा जी आ रही है। नमस्कार। आपने आरोप लगाए केंद्र सरकार पे तथ्यों के साथ और आपने तारीखों के साथ आरोप लगाए। मुझे याद आता है कि राहुल गांधी जो कि आपके नेता हैं, उन्होंने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को ज़्यादा से ज़्यादा ताकत देने की बात की थी और कहा था कि सीएम और डीएम को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार दिए जाएं तो कोरोना से लड़ने में ज़्यादा जो फायदेमंद होगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिन राज्यों में आपकी सरकार है या जिन राज्यों में आपके कोलिशन की सरकार है, वहां पे क्या ऐसे रोल मॉडल अपनाए गए जिसको कि केंद्र के तौर पे लागू किया जा सकता है ताकि कोरोना से असरदार तरीके से लड़ा जाए? आदरणीय मित्र, 2 प्रांतीय सरकारों के मॉडल पूरे देश में प्रचलित भी हुए और प्रधानमंत्री जी ने खुद उन्हें स्वीकारा। भीलवाड़ा मॉडल में टेस्ट और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से जिस प्रकार से राजस्थान में एकदम रोकथाम हुई, वो अपने आप में पूरे देश और दुनिया में भीलवाड़ा मॉडल राजस्थान का एक उदाहरण बन गया। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की सरकार ने अनलॉक की प्रक्रिया लगभग पूरी कर दी थी जब तक नए आदेश नहीं आए थे भारत सरकार के, वो कोरोना संक्रमण से बचाकर अर्थव्यवस्था को दोबारा ढर्रे पर लाने का एक और उदाहरण बन गया। पंजाब के मुख्यमंत्री ने हैंड्स ऑन अप्रोच से जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण को गांव तक पहुंचने से रोका, विदेशों से आने वाले हमारे पंजाबी भाई बहनों और जो दूसरे पूजा स्थलों पर जो गए थे, एक एक व्यक्ति की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की, वो भी दुनिया भर में एक बेहतरीन कोरोना को संक्रमण से लड़ने का मॉडल माना गया। पर इन सब में एक महत्वपूर्ण बात और है जो मैं आपके संज्ञान में लाऊंगा। पहली बार ऐसा हुआ कि अब कोरोना से लड़ तो रहे हैं प्रांत जमीन पर, भारत सरकार तो लड़ नहीं रही, परंतु टॉप डाउन अप्रोच मोदी जी की है, बॉटम्स अप अप्रोच नहीं है। यानी डीएम, एसडीएम, सीएमओ, हेल्थ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री और फिर भारत सरकार, ऐसा होना चाहिए। परंतु यहां संघीय ढांचे को तोड़कर मन मर्जी फैलाई जा रही है एक व्यक्ति द्वारा, और डिजास्टर एक्ट की आड़ में प्रांतीय सरकारों को लॉकडाउन व अनलॉक दोनों के लिए बाध्य किया जा रहा है।
जहां प्रांतों के अधिकारों को छीन लिया गया है। ऐसा लगता है कि पूरे देश में अब फेडरलिज्म बचा ही नहीं, संघीय ढांचा बचा ही नहीं, और एक व्यक्ति यानी प्रधानमंत्री मोदी जी की मनमानी चलेगी, क्योंकि वो डिजास्टर एक्ट की आड़ में उन्होंने प्रांतों के सब अख्तियार छीन लिए हैं, फाइनेंशियल और कॉन्स्टिट्यूशनल दोनों तरह के अख्तियार, और ये भी एक बड़ी समस्या और कोरोना संक्रमण के बढ़ने का कारण है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अगला सवाल जैनेन्द्र पूछना चाहते हैं एबीपी से। जैनेन्द्र पूछे। प्रणाम जैनेन्द्र जी। जी सर नमस्ते सर। रणदीप सर, मेरा सवाल यह है कि जिस तरह से आपने आंकड़ों के जरिए बताया है कि कोरोना कैपिटल बन गया है भारत दुनिया में, और हम देखें तो वाकई कोरोना के रोकथाम के मोर्चे पर सरकार की नाकामी साफ झलकती है और अर्थव्यवस्था भी गर्त में है। तो सवाल ये है कि क्या बिहार में जो आने वाले 2 महीने के अंदर चुनाव होने हैं, वो आपको लगता है कि कोरोना को लेकर सरकार की जो नाकामी है, कथित नाकामी कह सकते हैं हम, उस पर एक जनमत होगा बिहार चुनाव? आदरणीय मित्र, हमें ये विश्वास है कि हमारा जो गठबंधन है वो बिहार चुनाव जीतेगा, परंतु बिहार के सभी पार्टी के सब नेताओं ने समेत रूलिंग पार्टी के नेताओं ने भी चुनाव की इस पूरी प्रक्रिया पर जिस प्रकार से संदेह उठाया है, वो अपने आप में किसी भी भारत के नागरिक के लिए सोचने का विषय है। जिस प्रकार से संक्रमण कई गुना बढ़ रहा है, जिस प्रकार से भारत सरकार ने हर चीज पर पाबंदी लगा दी है, जिस प्रकार प्रांतीय सरकार सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर आरजेडी, कांग्रेस, दूसरी पार्टियों के नेताओं को जनता तक पहुंचने में रोड़े अटका रही है, जिस प्रकार से हमें वोटर को कांटेक्ट ही नहीं करने दिया जा रहा, ये अपने आप में प्रजातंत्र के लिए खतरे की घंटी है। इसलिए इन सब पहलुओं पर भी एक सजग जनता के प्रहरी और कोरोना वॉरियर के तौर पर टेलीविजन और प्रिंट मीडिया के साथियों को भी गहन विचार करने की आवश्यकता है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अगला सवाल बिहार से ही है, आनंद पटेल जी पूछना चाहते हैं इंडिया टुडे से। नमस्कार आनंद जी। आनंद जी, आनंद, कैन यू हियर अस? मैं दूसरा सवाल ले लेता हूं तब तक सर। हाँ, तरुण का। आनंद, आर यू देयर? Yes, I can hear you. Yeah. Am I audible? Yes. Please go ahead, Anand. My question is about the Sushant Singh Rajput case. We've seen some stickers of the related to the case. ना भूले हैं ना भूलेंगे, भूलने देंगे. Such stickers are there on the vehicles of BJP leaders. Perhaps this case has become more of a political issue now in the Bihar politics. How do you see this? Death of a film star being politicized by certain sections in the Bihar elections. This is a new law in New India of Bharatiya Janata Party and Prime Minister Shri Narendra Modi. Since Bihar is ravaged by floods, Bihar is reeling under acute misery, with government having abdicated its responsibility. Bihar has rampant unemployment with over 400,000 unfilled posts. People of Bihar have even dearth of ration to eat and opportunities for the youth. The entire government machinery lies decimated in shambles in Bihar under the BJP rule and Nitish Babu's rule. Consequently, they are attempting to divert attention by politicizing the death of a film star. Tragically,
even the debate on the electronic media in particular for last month and a half, instead of issues of corona, unemployment, economy and of national importance, has got relegated to Sushant Singh Rajput and Riya Chakravarti. I think this is utterly condemnable and reprehensible. I would, with folded hands, urge the media owners to show the reality of life of real India and not the new India of make-believe India of Modi ji, which does not exist. Thank you. धन्यवाद सर। कुछ साथी इस सवाल का जवाब हिंदी में भी चाहते हैं। यह अपने आप में राजसत्ता की गिरावट का सबसे बड़ा उदाहरण है मोदी जी के नए भारत में। बिहार की जनता आज बाढ़ से पीड़ित है। भयंकर बाढ़ ने जिंदगियां लील दी हैं, मवेशी बह गए हैं, मकान गिर चुके हैं, रोजगार रोटी के लिए लोग धक्के खा रहे हैं, फसलें नष्ट हो गई हैं। परंतु नीतीश बाबू और भारतीय जनता पार्टी सरकार के पास कोई जवाब नहीं। ऐसा लगता है कि बिहार में सरकार नाम की कोई चिड़िया बची ही नहीं। बिहार की सरकार और शासन का ढांचा पूरी तरह से तहस नहस हो गया है और नीतीश कुमार जी तथा भारतीय जनता पार्टी शासन की जिम्मेवारी और जनता से जवाबदेही से पीठ दिखाकर भाग गई है। ऐसे में बिहार के लोगों का दुख और तकलीफों का जो पहाड़ उन पर टूटा है, उससे ध्यान बांटने के लिए केवल और केवल भाजपा के पास सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती एजेंडा है। दुर्भाग्य से पिछले 1.5-2 महीने से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी सुशांत राजपूत और रिया चक्रवर्ती को छोड़ देश की महत्वपूर्ण बातों की चर्चा तक नहीं हो रही। न कोरोना संक्रमण की जो भयंकर विकराल रूप ले चुका है और जिससे देश कोरोना कैपिटल दुनिया की बन गया है, न डूबती अर्थव्यवस्था की, न जाती नौकरियों की, न टूटती ईएमआई की और न देश की समस्याओं की। मैं आपके माध्यम से टेलीविजन चैनल के मालिकों से अनुरोध करूंगा कि मोदी जी के मुंगेरी लाल के सपनों से हटकर देश की वास्तविकता से रूबरू अवश्य हो। यही सच्ची राष्ट्रभक्ति होगी। धन्यवाद। धन्यवाद सर। 3 सवाल और हैं। सामिया हाथ उठाई हैं। सामिया आइए, फिर रमन जी। Let me take those two and conclude because. Hello, sir. Sir, Congress is there in a alliance in the Maharashtra Vikas Aghadi government, and we have seen a lot of verbal spat going on between Kangana Ranaut and Shiv Sena, where she even went on to call Mumbai and Maharashtra as a POK, and that hasn't gone down too well, and there has been seen a lot of protests. But now the government has also come out and accorded her a Y category security to her, keeping in view the kind of threat perception that Team Kangana has been talking about. Sir, how do you see this move, sir? Unlike Modi ji and Bharatiya Janata Party, I will defend the right of dissent of the biggest critique of mine. That is the principle of the Congress Party. That is the principle of the alliance in Maharashtra, the Congress, the Shiv Sena and the NCP. And in that light, despite a particular film actress carrying on the agenda of Modi ji and BJP, we will ensure adequate protection for her. However, to describe the business capital of the country as Pakistan occupied Kashmir is naive, incorrect,
political opportunism and reprehensible. We reject such unfounded and politically motivated allegations being hurled through film actresses by Bharatiya Janata Party. Thank you. Next We want question. this in Hindi also, please. Thank you, sir. ओके आदरणीय मित्रों, आप मेरे कितने भी चाहे घोर विरोधी हो और चाहे कितने भी असहमत हो और चाहे कितनी भी आलोचना करें, कांग्रेस पार्टी आपकी आलोचना करने के अधिकार को प्रोटेक्ट करेगी, का संरक्षण रक्षा करेगी। यही महात्मा गांधी का रास्ता है। महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की अलायंस ने एक फिल्म एक्ट्रेस जो भाजपा के इशारे पर पूरे महाराष्ट्र की बदनामी कर रही हैं, उनको उचित सुरक्षा इसीलिए मुहैया करवाई है ताकि वो खुलेआम जितना चाहें पॉलिटिकल एजेंडा के तहत हमारी आलोचना कर सकें। परंतु देश की बिजनेस कैपिटल मुंबई को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के इशारे पर कहना असत्य है, अनुचित है, अशोभनीय है और इसे कोई भी रीजनेबल व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सकता। धन्यवाद। रमन जी। सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी चीन के साथ भारत और चीन के बीच कमांडर लेवल पे 6 दौर की बातचीत हो चुकी है और मॉस्को में हमने देखा कि 2 घंटे 20 मिनट तक चीन के रक्षा मंत्री और राजनाथ सिंह की मुलाकात हुई, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि कोई भी नतीजा निकलकर सामने नहीं आया, कोई भी ऐसा पहलू सामने नहीं आ रहा है जिसपे सहमति बन के उभर रही हो। फिर ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या पॉसिबिलिटी होगी? आदरणीय मित्र, सवाल बड़े सीधे 3 हैं। नंबर 1, मोदी जी चीन को लाल आंख कब दिखाएंगे? सवाल 2, मोदी जी चीन से आंख में आंख डालकर बात कब करेंगे? सवाल 3, मोदी जी भारत की सरजमी से चीन का कब्जा कब छुड़वाएंगे? इन 3 बातों का देश को जवाब दे दे, बाकी सब बातें बेमानी है। धन्यवाद। लास्ट क्वेश्चन, संदीप स्वर्णकार जी, लेट्स टेक द लास्ट क्वेश्चन। संदीप जी प्लीज। हाँ, नमस्कार रणदीप जी। मेरा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। आपने जो एलिगेशन या जो भी बोला कि ये फेडरल स्ट्रक्चर को ये मतलब दफनाया जा रहा है तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के थ्रू, तो इससे रिस्टोर करने के लिए क्या उपाय है और कांग्रेस क्या कर रहे हैं? क्योंकि एक मोदी जी के मनमानी पे जो चल रहा है ये कोई भी ऑपोजिशन को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, फिर भी ये हो रहा है अंडर एक्ट। तो ये फेडरल स्ट्रक्चर रिस्टोर करने के लिए व्हाट इज योर प्रपोजल एंड व्हाट इज योर प्रोसेस टू गो फॉरवर्ड? आदरणीय मित्र, संविधान का सम्मान और अनुपालना अगर मोदी सरकार करेगी तो संघीय ढांचे का सम्मान अपने आप रिस्टोर हो जाएगा, उसकी बहाली अपने आप हो जाएगी। दुर्भाग्य से देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और भाजपा सरकार ने खुद ही संघीय ढांचे पर आक्रमण बोल रखा है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और भाजपा ने 130 करोड़ भारतीयों के अधिकारों पर आक्रमण बोल रखा है। ये पहली सरकार है जिसने देश के नागरिकों के अधिकारों पर आक्रमण बोला है, पब्लिक वेलफेयर पर आक्रमण बोला है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पर आक्रमण बोला है और पूरे संविधान पर ही आक्रमण बोला है। इसका जवाब केवल एक राजनीतिक दल नहीं, देश के 130 करोड़ नागरिकों को एक मुठ खड़े होकर जबरदस्त तरीके से इस अहंकारी सरकार को देना होगा।